This is the last part of fundamental unit of life. In this video, we will discuss about cell organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, vacuoles, etc. Cell organelles are present in cytoplasm, example endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids, vacuoles, etc. सेल ऑर्गेनेली कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और सेल ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल्स क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एटसेट्रा। और ये साइटोप्लाज्म क्या था? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो जेली लाइक सब्सटेंस था, उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उस जेली लाइक सब्सटेंस में ही क्या क्या प्रेजेंट होता है? कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होता है। पहले हम लोग देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और oblong bags. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. There are two types of endoplasmic reticulum. Number one is rough endoplasmic reticulum or RAR. Number two is smooth endoplasmic reticulum or SER. ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखने में कैसा है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग RAR भी बोलते हैं। और नंबर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम SER भी बोलते हैं। ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आप लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है देख सकते हो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. राइबोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेली किसके साथ अटैच होता है? RAR और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम नाम का एक सेल ऑर्गेनेली अटैच होता है, जिसके वजह से ये देखने में रफ होता है, जिसके वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्या पड़ा है? RAR और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और ये राइबोसोम क्या है? राइबोसोम से ही प्रोटीन बनता है। दिस इज द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनने में मदद करता है। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स बनता है, ये प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन बनने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन बनने में ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स बन रहा है, यह प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन बनने में मदद कर रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अभी हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ ER। नंबर वन, इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्टेरॉल एटसेट्रा। फैट, स्टेरॉइड्स, कोलेस्टेरॉल बनने में कौन मदद करता है? ER मदद करता है। नंबर टू, ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ये ER मदद करता है। SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। ड्रग्स एंड पॉइजन्स जो होता है बॉडी से डिटॉक्सिफाई या साफ करने में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। ER हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये हमने पढ़ा ही है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच
मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करने में कौन मदद करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है। देन नंबर 5 है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये हम लोगों ने पढ़ा ही था। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स बनता है, और प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल्स क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन बनने में मदद करता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अभी हम लोग देखते हैं गोल्गी अपैरेटस क्या है। द गोल्गी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी नाम का जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने क्या किया था? इस गोल्गी अपैरेटस को डिस्क्राइब किया था। उस साइंटिस्ट के नाम से ही इस सेल ऑर्गेनेली का नाम गोल्गी अपैरेटस रखा गया था। हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईयर। ईयर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये गोल्गी अपैरेटस जुड़ा हुआ होता है। गोल्गी अपैरेटस इन प्लांट्स आर नोन एज डिक्टियोजोम्स। प्लांट्स का जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसका नाम क्या है? डिक्टियोजोम होता है। ये एक गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है ये कैसे अरेंज होता है? पैरेलली अरेंज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न्स। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्गी apparatus. Its functions include the storage, modification and packaging of products in vesicles. ये गोल्गी apparatus क्या करता है? स्टोर करने में मदद करता है और मॉडिफिकेशन में मदद करता है। In some cases, complex sugars may be made from simple sugars in Golgi apparatus. इन Golgi apparatus में क्या होता है? ये जो complex sugars होता है, complex sugars बनता है from simple sugars. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Lysosome बनने में कौन मदद करता है? Golgi apparatus मदद करता है। Now we will discuss about lysosome. Lysosome क्या है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosome को क्या बोला जाता है? Waste disposal system भी बोला जाता है। Lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER or rough endoplasmic reticulum. Lysosome कैसा होता है? एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस थैली में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोड्यूस होता है। कॉल सुइसाइडल बैग्स। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुइसाइडल बैग भी बोला जाता है। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज करने में, निकालने में कौन मदद करता है? लाइसोसोम मदद करता है। Lysosomes are known as suicide bags because when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Lysosome को क्या बोला जाता है? सुइसाइड बैग भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी सेल डैमेज हो जाता है लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है। लाइसोसोम क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइसोसोम में जो भी एंजाइम प्रेजेंट होता है वो एंजाइम क्या करता है? अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुइसाइड बैग बोला जाता है, क्योंकि जब भी सेल डैमेज हो जाता है लाइसोसोम क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। और लाइसोसोम में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है वो एंजाइम क्या करेगा? उस सेल को डाइजेस्ट कर देगा। Now we will discuss about mitochondria. It is a double membranous structure where outer membrane has specific proteins and inner membrane is folded inside to form chambers called cristae. ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसका आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, फोल्डेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। Mitochondria are known as the powerhouses of the cell. The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जितना भी एनर्जी
हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो एनर्जी कहाँ से हमको मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है वो देखते हैं हम लोग। द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। अभी हम लोग देखते हैं प्लास्टिड्स क्या है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स: ल्यूकोप्लास्ट, colorless plastid. It stores starch, oils and proteins. Number 2, chloroplast. Chloroplasts are important for photosynthesis in plants. Chloroplasts contain chlorophyll, xanthophyll and carotenoid. प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसका कलर नहीं है। यह है एक कलरलेस प्लास्टिड। इट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। ये क्या क्या स्टोर करता है? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन को स्टोर करता है। नंबर 2 है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये क्लोरोप्लास्ट नाम का जो प्लास्टिड होता है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ये क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, xanthophyll एंड कैरोटिनॉइड। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, xanthophyll एंड कैरोटिनॉइड नाम का कुछ कलर्ड कंपाउंड प्रेजेंट होता है। नंबर 3, क्रोमोप्लास्ट। Colored plastid synthesis and storage of carotenoid pigment in flowers and fruits, in some leaves and roots. Plastids have their own DNA and ribosomes. ये जो नंबर 3 प्लास्टिड है उसका नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड प्लास्टिड है। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ कैरोटिनॉइड पिगमेंट। कैरोटिनॉइड पिगमेंट स्टोर करने में मदद करता है इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और इन सम लीव्स एंड रूट्स। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड का भी अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया एंड नंबर 2 प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग थाइलाकोइड बोलते हैं। और जो वो खाली पोर्शन देख रहे हैं आप लोग ब्लू कलर के, लाइट ब्लू कलर के, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। और जो 2 ग्रेनाम को ज्वाइन कर रहा है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लेमेली। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अभी इतना ज़रूरी नहीं है, ये आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। Vacuoles. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid contents, small size in animal cell and large sized in plant cell. In plant cells, vacuoles are full of cell shape and provide turgidity and rigidity of the cell. Vacuoles are storage sacs for solid or liquid content. Vacuoles क्या करता है? solid और liquid contents को store करके रखता है। Small sized in animal cell. एनिमल सेल में वैक्यूल छोटा सा होता है एंड लार्ज साइज इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स बड़ा होता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप। प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप। सेल शेप मतलब न्यूट्रिएंट्स लाइक एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, ये सब प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है। प्लांट सेल का वैक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स, एमिनो एसिड, ये सब प्रेजेंट होता है एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। टर्जिडिटी मतलब टाइटनेस एंड रिजिडिटी मतलब नॉट फ्लेक्सिबल। क्या करता है? सेल को टाइट करके रखता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता है। In amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. amoeba ने जो फूड खाया होता है वो कहाँ पर होता है? फूड वैक्यूल में होता है।
अभी हम एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 1, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल में अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ये हमने अभी पढ़ा ही था। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। किसी भी कारण से अगर सेल डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल इन्फ्लुएंस हो, तो क्या होगा। When there is any damage to the cell and repair is not possible, then lysosome burst and digest their own cell with the help of their enzymes. That's why lysosome are known as suicide bag of the cell. अगर किसी भी कारण से सेल डैमेज हो गया तो क्या होगा, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है। लाइसोसोम क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, लाइसोसोम क्या करेगा, अपना ही सेल को डाइजेस्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स। लाइसोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम से क्या करेगा, लाइसोसोम जो डैमेज होने वाला सेल है उसको डाइजेस्ट कर देगा, जिसके वजह से लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुइसाइड बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुइसाइड बैग्स। ये हमने अभी पढ़ा ही था। नंबर 2 और नंबर 3 का आंसर सेम ही है। When there is any damage to the cell and repair is not possible, then lysosome burst and digest their own cell with the help of their enzymes. That's why lysosome are known as suicide bag of the cell. क्या होता है, अगर किसी भी कारण से सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम क्या करेगा, ब्लास्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स। लाइसोसोम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम के जरिए लाइसोसोम क्या करेगा, जो सेल डैमेज हुआ है उस सेल को डाइजेस्ट कर देगा, जिसके वजह से लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, सुइसाइड बैग भी बोलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होता है। Ribosomes are called protein factory because proteins are synthesized in ribosomes. Ribosomes are attached to the RAR, rough endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्टरी बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम में ही क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और ये जो राइबोसोम है किसके साथ अटैच होता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होता है। और इस राइबोसोम को ही क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्टरी बोला जाता है, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन बनता है। यहाँ पर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का एक डायग्राम दिखाया हुआ है। आप लोग देख सकते हो, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का फॉर्म है और प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, नॉट एनिमल सेल। उसके बाद आप लोग वैक्यूल देख सकते हो। प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा सा होता है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का, मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन व्हिच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंट पूछा गया है इस क्वेश्चन में। हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। प्लांट सेल में आप लोग देखिए, प्लांट सेल्स आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज, एनिमल सेल्स आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल क्या होता है, देखने में बड़ा होता है, और एनिमल सेल क्या होता है, छोटा सा होता है। नंबर 2 डिफरेंस क्या दिया हुआ है, द सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय ए सेल वॉल इन प्लांट्स, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये हमने देखा ही था डायग्राम में। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। नंबर 3 क्या दिया हुआ है, प्लास्टिड्स लाइक क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। नंबर 4 डिफरेंस क्या दिया हुआ है, द वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन साइज, द वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। प्लांट सेल में दिया हुआ है द वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन साइज, एंड एनिमल सेल में दिया हुआ है द वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज।
ये जो वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटा होता है। लास्ट वन इज सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल्स नाम का जो सेल ऑर्गेनेली है ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। नंबर 2 क्वेश्चन है, हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पूछा गया है। नंबर 1 देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है। साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है जिसका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा होता है जिसका साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। नंबर 2 क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियर रीजन इज पोरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देयर इज ए सिंगल क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक सेल में दिया हुआ है देयर आर मोर देन 1 क्रोमोसोम। देयर इज ए सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। नंबर 4 क्या दिया हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल में दिया हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। Membrane bound cell organelle is absent. Membrane bound cell organelle is like endoplasmic reticulum, mitochondria, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपार्टस, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। नंबर 3 क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा तो क्या होगा। इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, द concentration of protoplasm will destroy due to uncontrolled movement of substance and cell organelles. Cell will not be able to perform properly or die. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म विल डिस्ट्रॉय। प्रोटोप्लाज्म क्या था, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो जेली लाइक सब्सटेंस था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथ न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर ये प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म प्रॉपरली और डाई। सेल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपार्टस। गोल्गी एपार्टस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। इसका आंसर क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपार्टस इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। गोल्गी एपार्टस का मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज, स्टोर करने में और मॉडिफिकेशन में ये मदद करता है। और क्या करता है, लाइसोसोम बनने में गोल्गी एपार्टस मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में कौन मदद करता है, गोल्गी एपार्टस मदद करता है। इफ देयर इज नो गोल्गी एपार्टस देन द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स मॉडिफिकेशन विल नॉट हैपन। गोल्गी एपार्टस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल्स ठीक से मूव नहीं कर पाएगा, मॉडिफिकेशन सेल का ठीक से नहीं होगा। There would not be any lysosome for intracellular digestion and cleansing. गोल्गी एपार्टस अगर नहीं होगा तो लाइसोसोम भी नहीं फॉर्म हो पाएगा। और लाइसोसोम का फंक्शन क्या था, डाइजेशन। अगर एक सेल खराब हो जाता है तो सेल को डाइजेस्ट कर देता था, लेकिन गोल्गी एपार्टस ही नहीं होगा तो लाइसोसोम भी नहीं बन पाएगा। द सेल विल गेट डिस्ट्रॉय ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ गोल्गी एपार्टस। फाइनली क्या होगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर गोल्गी एपार्टस प्रेजेंट नहीं होगा तो। नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमने डिस्कस किया ही था। Mitochondria is known as the powerhouse of cell because energy required for various chemical activities needed for day-to-day life is released by mitochondria in the form of ATP, adenosine triphosphate. Day-to-day life में जितना भी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है।
माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। Where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहाँ पर सिंथेसाइज्ड होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम्स अटैच्ड टू द RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कहाँ से बनता है? राइबोसोम से प्रोटीन बनता है। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। प्रोटीन बनने में कौन मदद करता है? राइबोसोम मदद करता है। और ये जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम किसके साथ अटैच होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होता है। द SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स और फैट मॉलिक्यूल बनता है। Some of these proteins lipids help in building the cell membrane। राइबोसोम से क्या होता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फैट्स और लिपिड्स मॉलिक्यूल बनता है। और ये प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन बनने में मदद करता है। How does an amoeba obtain its food? amoeba अपना खाना कैसे खाता है? The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquires its food through endocytosis. सेल मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर्टी है कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, जिसके वजह से एमीबा क्या करता है? अपना जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को पुश कर देता है। साइटोप्लाज्म को जब एमीबा पुश करेगा तो क्या होगा? दो पैर लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आएगा। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। उसके बाद क्या होगा? जो फूड सब्सटेंस एमीबा के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, वो धीरे धीरे एमीबा के अंदर आएगा और फूड वैक्यूल में चला जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस के ज़रिए, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए एमीबा क्या करेगा? अपना खाना खाएगा। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। What is osmosis? The movement of water molecules from a solution with a high concentration of water molecules to a solution with a lower concentration of water molecules through a selectively permeable membrane is known as osmosis. From higher concentration से जब water molecule lower concentration में जाएगा through a selectively permeable membrane, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? osmosis बोलेंगे। Thank you. I hope you all understand this video lecture.